हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप के बारे में। हमारा ग्रुप है ग्रुप 16, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, और इसे हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज चाल्कोस। चाल्कोस मीन्स कॉपर ओर्स। तो मोस्टली जो भी ये एलिमेंट्स है लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये कॉपर ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके ग्रुप मेंबर्स क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, इसे तभी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं इसके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम एंड पोलोनियम। ठीक है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन सल्फर की, वो क्या है, नॉन मेटल्स है। सेलेनियम एंड टेरुलियम आर मेटलॉइड्स, वेरास पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव मेटल। तो इस चैप्टर में हमारे जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं, हम इनके डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट यूजेस वी विल टॉक इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ऑक्सीजन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो अर्थ में वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। सो अगर हम देखेंगे अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड 46.6%। ठीक है। और मोस्टली ये किसकी फॉर्म में रहता है? सिलिकेट्स की फॉर्म में। तो सिलिकॉन के साथ ये रिएक्ट करके सिलिकेट्स की फॉर्म में ये रहता है। ठीक है। और अगर हम बात करें वाटर में, वाटर का जब आप वेट लेते हो तो वाटर में जो 89% होता है वेट ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो अर्थ में जितना भी वाटर है तो उसमें 89% वेट किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में अराउंड 20.95% ऑफ द जो गैस है वो O2 की फॉर्म में रहती है। ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है। और अगर हम अर्थ क्रस्ट में बात करें, अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट होता है 0.03 to 0.1% बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है। अब ये जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होता है सल्फाइड ओर्स एंड सल्फेट ओर्स। सल्फाइड ओर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे गैलीना। गैलीना होती है लेड सल्फाइड। ठीक है। जिंक ब्लेंड इज जिंक सल्फाइड एंड कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड इज CuFeS2। अगर हम सल्फेट की फॉर्म में बात करें तो ये प्रेजेंट है एज जिप्सम। जिप्सम इज CaSO4 2H2O। इप्सम सॉल्ट इज MgSO4 7H2O एंड बेराइड विच इज BaSO4। ठीक है। अब जो सल्फर है, याद देखना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में भी, गैस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। और क्योंकि जो सल्फर है इट इज ए कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, तो ये प्रोटीन में भी पाया जाता है। सो इट इज प्रेजेंट इन एग, प्रोटीन, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल। ठीक है। अगर हम बात करें सेलेनियम और टेरुलियम की, ये जो दोनों हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स। और अगर बात करें लास्ट एलिमेंट जो है हमारा पोलोनियम, वो क्या बनता है? इट इज फॉर्म बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द थोरियम एंड द यूरेनियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जो इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2Np4। ठीक है। तो अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो हीलियम 2s2 2p4 3s2 3p4, सल्फर का, सेलेनियम का 3d10 4s2 4p4, टेरुलियम का 4d10 5s2 5p4 एंड पोलोनियम का 4f14 5d10 6s2 6s4। तो याद रखना आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो होता है NS2Np4। ठीक है। सबसे पहले इसकी हम प्रॉपर्टी करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। एज ए रिजल्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे उसका साइज इज एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल। बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का साइज काफ़ी स्मॉल है। वाई? क्योंकि इसमें देयर इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है? इजी होता है। एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर हम ग्रुप 15 और 16 को कंपेयर करें, नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बट ग्रुप 15 हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द 16, क्योंकि 15 में क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3s2 3p3 Np3। ठीक है। NS2Np3 की वजह से ये हो जाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। एज ए रिजल्ट ग्रुप 15 की
जो आयनेशन इंथैल्पी है वो ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ और वो एनर्जी रिलीज करता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्या है न्यूक्लियर चार्ज वो सबसे ज़्यादा है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होते हैं, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। एज ए रिजल्ट देयर इज ए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन का इस ग्रुप में क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, बट ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना, क्यों कम हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। जो ऑक्सीजन है, याद रखना, इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। जो ऑक्सीजन होती है इट इज डायटोमिक गैस, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट एज सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर का, तो याद रखना डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, सो इट बिकम्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। एज ए रिजल्ट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो सल्फर एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटेलिक, वेयर एज सेरिलियम एंड टेरुलियम आर मेटलॉइड। जो पोलोनियम है इट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद ए शॉर्ट लाइफ, ठीक है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इसकी अराउंड 13.8 डेज। अगर हम बात करें एलोट्रॉपी की, तो इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी फॉर्म। तो जैसे ऑक्सीजन का 2 एलोट्रॉपी फॉर्म है, इट कैन प्रेजेंट एज डाई ऑक्सीजन और ओजोन, वेयर एज सल्फर जो है इट इज प्रेजेंट एज मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, बिकॉज वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्यों ऐसा होता है लार्ज डिफरेंस, ऑक्सीजन का ज़्यादा कम होता है और सल्फर का काफ़ी ज़्यादा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज डाई एटॉमिक एंड सल्फर इज प्रेजेंट एज ऑक्टा एटॉमिक। तो दोनों के साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। एज ए रिजल्ट बिकॉज ऑफ ए लार्ज डिफरेंस इन साइज दे हैव ए डिफरेंस इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, और इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। सबसे पहले हमारा है इसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, एंड पोलोनियम हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, हमारे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहता है, -2, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। कभी ये फ्लोराइड के साथ कंबाइन करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +2 +1 हो सकता है OF2 O2F2 में, और अगर ये है पेरोक्साइड की फॉर्म में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें, सल्फर, सेलेनियम एंड टेरुलियम की बात करें, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं तब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 इन तीनों एलिमेंट्स का, और जब ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। अब स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उसकी स्टेबिलिटी है +6 की, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वेयर एज स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे NS2NP4, तो क्या होता है, एज यू गो डाउन द ग्रुप D and F ऑर्बिटल जो है वो एडअप हो जाते हैं, एंड D and F ऑर्बिटल शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये जो NS के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, S के इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। सो एज ए रिजल्ट हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
और लास्ट में क्या हम बात करेंगे कि जब भी आपके पास +4 या +6 कंपाउंड बन रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, तो मोस्टली ये क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनोबलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है वो बाकी ग्रुप के मेंबर से क्या है, काफी डिफरेंट है। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है उसका क्या है, सबसे ज्यादा स्मॉल साइज है एंड इट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एज ए रिजल्ट जो भी उसके कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम कंपेयर करें वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो वाटर क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयरएज का हाइड्रोजन सल्फाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन में, देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, 4 होती है, मगर मोस्टली उसकी जो कोवेलेंसी होती है वो +2 ही रहती है, बट मैक्सिमम वो जा सकती है +4 तक, वेयरएज अदर एलिमेंट्स कैन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ +6। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हाइड्राइड्स की। अगर हम इन एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे बनते हैं हाइड्राइड्स, जैसे H2E। ठीक है, H2E मतलब E क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम। सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम क्या करें, डाउन द ग्रुप जाए तो साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू ब्रेक बॉन्ड। और जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो याद रखना वाटर सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये ट्रेंड देखेंगे हम H2S से लेकर H2TE बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट वाटर हमारा यहां पे होना चाहिए था, बट वाटर हमारा शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में। उसका सबसे ज्यादा कैसे हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज वाटर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वाटर एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लास्ट हम बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। वाटर रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करता है, वेयरएज अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, तो याद रखना डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब ये कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को इसलिए क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ 2 तरह के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। वन इज डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड में SO2, SeO2, TeO2, ट्राइऑक्साइड में SO3, SeO3, TeO3, और पोलोनियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है वो ऑक्साइड्स काफ़ी कम क्वांटिटी में बनते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, जैसे ओजोन जो बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड वो क्या है, गैस है, वेयरएज सेलेनियम ऑक्साइड इज ए सॉलिड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो डिक्रीज होता है फ्रॉम SO2 टू TeO2। SO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट वेयरएज TeO2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में पढ़ते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे SO2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा +4। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो SO2 क्या बना सकता है, SO3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है हमारा +6। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट याद रखना SO2 SO3 में जब एक कन्वर्ट हो जाता है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो सल्फर को सल्फर प्लस से +6 में कन्वर्ट करना इसके लिए इजी है, तो इजीली ये क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है और दूसरे कंपाउंड को क्या कर सकता है, रिड्यूस। सो दैट्स व्हाई इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बट जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो, याद रखना डाउन द ग्रुप क्या होता है, TeO4। जैसे ये +4 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, तो TeO2 कैनॉट कन्वर्ट इनटू TeO3। याद रखना TeO3 में ये कन्वर्ट नहीं होता है। Why it does not convert into TeO3? क्योंकि TeO3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की होती है वो अनस्टेबल होती है। एज ए रिजल्ट TeO2 कैन कन्वर्ट इनटू TeO। ठीक है, तो ये TeO में कन्वर्ट हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, इसका डिक्रीज हो सकता है, इटसेल्फ ये क्या कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है, एंड इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो एज ए रिजल्ट अगर हम बात करें SO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसमें +4 है, तो +4 से +6 कन्वर्ट करना इजी होता है। एज ए रिजल्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर रिड्यूसिंग एज कंपेयर टू TeO2। सो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके ऑक्साइड की, EO2 एंड EO3 दोनों तरह के ऑक्साइड्स बन रहे हैं।
अगर दोनों तरह के जो ऑक्साइड्स हैं, याद रखना ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं क्योंकि ये थे मेटलॉइड्स, ठीक है। तो जितने भी ऑक्साइड हैं सारे ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक इन नेचर। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड्स तो क्या हमारा एसिडिक होता है, वेरएस ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिड भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर की तो ये सारे ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ याद रखना दे कैन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये बना सकते हैं डाईहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड्स। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स की तो सबसे पहले याद रखना जो फ्लोराइड्स है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर। सो फ्लोराइड, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बॉन्ड क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमंग हेक्साफ्लोराइड, जो हेक्साफ्लोराइड है विच इज EX6, सिर्फ हेक्साफ्लोराइड्स, सिर्फ फ्लोराइड्स ही क्या बन सकते हैं, स्टेबल बन सकते हैं। और हेक्साफ्लोराइड्स में अगर हम बात करें SF6 की, SF6 इज वेरी स्टेबल, एक्सेप्शनली स्टेबल। क्यों होता है ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इट इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय द फ्लोरीन एटम। तो SF6 में जो फ्लोरीन होता है वो सल्फर को हर जगह से क्या कर देता है, सराउंड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है स्टेरिकली। एज ए रिजल्ट कोई भी न्यू स्पीशीज उस पर क्या कर नहीं सकती, अटैक नहीं कर सकती। तो SF6 पे कोई भी आउटर अटैक इज डिफिकल्ट, सो एज ए रिजल्ट SF6 इज वेरी स्टेबल। अगर हम बात करें EX6 कंपाउंड्स की, हेक्साफ्लोराइड्स की, इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे टेट्राफ्लोराइड्स की। टेट्राफ्लोराइड्स में बात करें SF4 क्या है, गैस है, SeF4 इज ए लिक्विड एंड TeF4 इज सॉलिड। अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, इनकी होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन और इसमें क्या बनता है आपका सीसॉ ज्योमेट्री। अगर हम SF4 की बात करेंगे तो सीसॉ ज्योमेट्री बनेगी। याद रखना इसमें ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं, इक्वेटोरियल हैं, ये दो बॉन्ड्स हैं एक्सियल। एज ए रिजल्ट चारों के चारों बॉन्ड्स इसमें क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। हम बात करेंगे ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी भी जो एलिमेंट्स है दे कैन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड्स और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम मोनोहैलाइड्स बनाए तो मोनोहैलाइड्स इसके ज्यादा स्टेबल नहीं होते। मोनोहैलाइड्स मतलब जैसे आपके पास है SF, SCl, SBr, SeCl, सो दे आर मोनोहैलाइड्स। तो मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर, वो आप अपने साथ क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ S2F2, S2Cl2, S2Br2 एंड Se2Cl2। तो दीज डाइमर्स विच आर फॉर्म दे आर वेरी अनस्टेबल और ये शो करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास है Se2Cl2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो इसमें क्या बनाएगा ये SeCl4 जो ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और बनेगा थ्राइस ऑफ Sc+ और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है, सो दिस इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाईऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन नेचर में पाया जाता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाईएटॉमिक गैस। तो ऑक्सीजन डाईएटॉमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो तभी हम इसे क्या बोलते हैं, डाईऑक्सीजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की और हम बात करेंगे लेबोरेटरी में कैसे ये प्रिपेयर होता है। आप करते हो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को आप क्या करो, अगर आप हीट करोगे तो लैब्स में आप इजीली क्या कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप प्रिपेयर कर सकते हो। और कौन कौन से कंपाउंड आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। सपोज आपके पास है पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट को आप हीट करते हो तो आपका पोटेशियम मैंगनेट MnO2 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है पोटेशियम नाइट्रेट, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। एंड अगर आपके पास है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ KCl प्लस ऑक्सीजन। तो अगर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लैब्स में बनाना है तो आप इसमें से कोई भी सॉल्ट को क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो मेटल्स लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, वो कम रिएक्टिव होते हैं। सो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर नॉट स्टेबल। तो आप उन कंपाउंड्स को हीट करते हो तो याद रखना क्या होता है, मेटल एंड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप हीट करोगे हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल, कुछ मेटल्स के जो हायर ऑक्साइड्स हैं दे आर अनस्टेबल,
तो आप उसको हीट करते हो तो वो लोअर ऑक्साइड, और लोअर ऑक्साइड का मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है और मर्क्यूरी ऑक्साइड है। सिल्वर ऑक्साइड को आप हीट करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस O2। सिमिलरली अगर आप मर्क्यूरी का ऑक्साइड को हीट करोगे तो आपका बन जाता है Hg प्लस O2। और अगर हम बात करें लेड की, लेड का हमारे पास एक हायर ऑक्साइड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, Pb3O4। इसको अगर आप हीट करोगे ये बनाएगा PbO, तो ज़्यादा स्टेबल होता है प्लस ऑक्सीजन। एंड सिमिलरली अगर PbO2 है उसको अगर आप हीट करोगे ये भी PbO में कन्वर्ट होगा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट मेथड है हमारा, आपके पास क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अगर आप इस सोल्यूशन में आपके पास है एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड और आपने क्या कैटलिस्ट यूज किया, यू कैन यूज फाइनली डिवाइडेड मेटल विद द मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो याद रखना ये कंपाउंड भी क्या होता है, डिकम्पोज होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर आपको लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से आप लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हो। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आ जाता है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है याद रखना इट इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। जो ऑक्सीजन है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हमने पढ़ा है MOT थ्योरी में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो बिकॉज ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके तीन तरह के आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। ऑक्सीजन जो है वो सब मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ मोस्टली सबके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड सब नोबल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी रिएक्शन है ऑक्सीजन की, जैसे कंबशन होता है तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। बट अगर आपको रिएक्शन को शुरू करना है, फॉर इनिशिएशन ऑफ ए रिएक्शन आपको लार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर होता है अगर आपको प्रोसेस को शुरू करना है। वाई? क्योंकि जो ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इट लिटिल हाई, ये होता है 493.4 किलो जूल्स पर मोल। सो इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड्स के से भी रिएक्ट करता है। अगर मेटल्स की बात करें, कैल्शियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एल्यूमिनियम के साथ जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अगर वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता है P4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P4O10। अगर हम बात करें ये जिंक सल्फाइड, ये जो रिएक्शन है ये हम मेटलर्जी में यूज़ कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में ऑक्सीजन के साथ जब हम हीट करते हैं किसी भी सल्फाइड ओर को तो हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड ZnO प्लस SO2। और अगर हम बात करें कंबशन की, मीथेन को आप हीट कर रहे हो ऑक्सीजन में तो आपका CO2 प्लस वाटर इज रिलीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर रहे हो। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका बनता है SO3। ये हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट HCl प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो कैटलिस्ट है CuCl2, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, क्लोरीन प्लस वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है इट कैन बी यूज इन वेल्डिंग। अगर आपके पास मिक्सचर क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन का मिक्सचर है तो याद रखना ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन ये जो है दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और उससे क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हम डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, माउंटेनरिंग इफ यू आर गोइंग टू द हाई माउंटेन। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे आप ऑक्सीजन सिलेंडर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हेल्पफुल इन ए कंबशन ऑफ फ्यूल। सपोज आपके पास फ्यूल है हाइड्रोजन और आपके पास क्या है, रॉकेट। तो अगर आपको रॉकेट लॉन्च करना है एंड यू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू प्रोड्यूस, तो आप हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ क्या करते हो, मिक्स कर देते हो। एज ए रिजल्ट देयर इज ए ट्रेमेंडस थ्रस्ट फॉर द लॉन्च ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट लॉन्च के लिए इट विल बी यूजफुल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल ऑक्साइड्स। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड में सबसे पहले हम बात करेंगे
ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन है तो उसे क्या बोलते हैं हम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड दो तरह के हो सकते हैं आपके पास, एक हो सकता है सिंपल, एक तरफ हो सकता है आपके पास मिक्स्ड। सिंपल ऑक्साइड मतलब कि आपके पास एक ही कंपाउंड प्रेजेंट है, लाइक MgO Al2O3। बट मिक्स ऑक्साइड क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड। सपोज आपके पास है Fe3O4, Fe3O4 बनता है हमारा FeO प्लस Fe2O3। सिमिलरली अगर आपके पास है Pb3O4, इट इज मेड अप ऑफ PbO प्लस Pb2O3। ठीक है, तो याद रखना मिक्स ऑक्साइड्स आर मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड में सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स वाटर में अगर आप मिक्स करो और वाटर में मिक्स होके वो क्या देते हैं, एसिड देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो एसिड बनाते हैं। सपोज आपके पास है SO2, Cl2O7, CO2 और N2O5। सो ऑल दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब भी आपने सपोज SO2 को वाटर में डिसॉल्व किया है, आपका बनता है H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स हैं वो तो एसिडिक होते ही हैं, बट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स। बट उसमें क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो काफी हाई होना चाहिए, लाइक Mn2O7, CrO3 और V2O5। ये तीनों जो ऑक्साइड्स हैं मेटल के ऑक्साइड्स हैं, बट इनका ऑक्सीडेशन नंबर्स काफी ज्यादा है एंड दे एक्ट एज ए एसिडिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स की। द ऑक्साइड्स विच कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म बेस, जो वाटर के साथ कंबाइन करके बेस बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे हमारे पास है Na2O, CaO, BaO। तो जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि अगर आप वाटर के साथ कंबाइन करते हो, सपोज आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaOH ट्वाइस, तो ये क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जैसे हमारे पास है Al2O3। Al2O3 अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो Al2O3 विल एक्ट एज ए बेस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlH2O6। ठीक है, सिमिलरली अगर Al2O3 को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Na3AlOH6। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ना तो ये होते हैं एसिडिक ना तो होते हैं बेसिक, सो दे आर न्यूट्रल इन नेचर। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये, जैसे हमारे पास है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O। सो दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओजोन की। ओजोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में। देखेंगे तो ये होता है 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, और उस लेयर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटोस्फेयर। और याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या करता क्या है, ये जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल UV रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, आप क्या करते हो, ड्राई ऑक्सीजन को यू विल प्रिपेयर बाय ए स्लो स्ट्रीम ऑफ प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन पास थ्रू ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ओजोनाइजर। ठीक है, तो आप ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन को पास करते हो थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, बट वो होना चाहिए साइलेंट। हम साइलेंट क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्योंकि जो ओजोन है, अगर हम दूसरा नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज करें तो ओजोन क्या हो जाता है, डिकम्पोज होकर फिर ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, सिर्फ 10 से 15% ऑक्सीजन क्या बनता है, ओजोन बनता है, और प्रोडक्ट को हम आयोनाइज्ड ऑक्सीजन भी कहते हैं। अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। और याद रखना ये प्रोसेस है हमारी एंडोथर्मिक, और टेम्परेचर और जो हीट हमें रिक्वायर होती है इसके लिए होती है 142 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन जब गैस की फॉर्म में होती है, ये होती है पेल ब्लू कलर की। अगर हम इसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है डार्क ब्लू फ्लूइड और लिक्विड, और अगर हम इसे किस में कन्वर्ट करें, सॉलिड में करें, तो ये हो जाता है हमारा वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या ओजोन की, इट इज वेरी पॉइजनस इन नेचर, काफी ज्यादा पॉइजनस होती है। इवन आपने वो स्मॉल अमाउंट में लिया है, इट कैन कॉज हेडेक एंड नॉसिया। तो हेडेक एंड नॉसिया ये क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है।
अब ओजोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो वो इजीली क्या कर सकता है, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो याद रखना ये जो ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, इसमें सबसे पहले डेल्टा एच क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इंक्रीजिंग, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हमें दिया हुआ है नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस, तो माइनस 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 हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज माइनस, मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो एज ए रिजल्ट अगर आपके पास ओजोन की हायर कंसंट्रेशन है, इट कैन कॉज एक्सप्लोजन, सो इट इज वेरी एक्सप्लोजिव इन नेचर। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओजोन की, क्योंकि ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो इट इज़ ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो अगर आपने ओजोन को रखा हुआ है, वो क्या हो सकता है, इट कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन प्लस सिंगल ऑक्सीजन, O2 प्लस ऑक्सीजन। और ये जो सिंगल ऑक्सीजन का जो एटम रिलीज होता है, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इसका जो पावरफुल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ओजोन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कर सकता है, आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है और लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। सपोज आपके पास आयोडाइड आयन है, आपने ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोडीन। सिमिलरली आपके पास लेड सल्फाइड है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में। नेक्स्ट हम करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेशन की ओजोन की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओजोन को सबसे पहले रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ Ki के साथ, ठीक है, बफर्ड विद द बोरेट बफर। तो बफर सोल्यूशन ऑफ बोरेट यूज करते हैं ताकि हमारा पीएच चेंज ना हो। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, Ki के साथ रिएक्ट करने में ये रिलीज करता है आयोडीन। तो जितना आयोडीन रिलीज होगा वो हमें कितना बताएगा कि कितना ज्यादा क्या प्रेजेंट है ओजोन, और उस आयोडीन को हम क्या करते हैं, ट्राइट्रेटेड अगेंस्ट द सोडियम थायोसल्फेट। तो आयोडीन की कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, और हम ट्राइट्रेट करेंगे अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओजोन की डिप्लीशन के देयर आर टू इंपॉर्टेंट रीजन। सबसे पहले जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में दे विल रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं जैसे NO नाइट्रिक ऑक्साइड, वो क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करके रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ओजोन की डिप्लीशन हो जाती है। अनदर रीजन इज यूज ऑफ फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेंट, एंड दे आर ऑल्सो यूज इन बॉडी स्प्रे। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब क्या होते हैं, ये जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये क्या कर सकते हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट करके दे कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। जो ओजोन है वो बनाता है एंगुलर स्ट्रक्चर। इसके दो क्या होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एज ए रिजल्ट ये बनाता है एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, दोनों तरफ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है 128 पिकोमीटर। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल इज 117 डिग्रीज। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ओजोन। ओजोन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज ए वेरी गुड जर्मिसाइड्स, जर्म्स को किल कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट। सो एज ए रिजल्ट हम इसे यूज कर सकते हैं स्टेरलाइजिंग ऑफ वाटर, वाटर में से जर्म्स को मारने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज ए वेरी गुड ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है कि जितने भी कलर्ड कंपोनेंट्स हैं उसको रिमूव करके वाइट कर देता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर एंड स्टार्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। जो सल्फर है उसकी दो इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है। पहले को बोलते हैं हम येलो रोम्बिक सल्फर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा सल्फर, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक सल्फर ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा सल्फर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या इसमें कि जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो क्या है, हमारी रोम्बिक सल्फर की, जो येलो कलर का, इट इज द मोस्ट स्टेबल विच इज ट्रांसफॉर्म। अगर आपको रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो अबव 369 केल्विन। तो 369 केल्विन के ऊपर मोनोक्लिनिक विल बी मोर स्टेबल और उसके नीचे क्या होगा,
येलो रोम्बिक विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बिक सल्फर की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा सल्फर। ये क्या है, येलो इन कलर है। ये जो सल्फर है इट इज रेडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, इजिली सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो अगर आपको सपोज अल्फा सल्फर बनाना तो कैसे बना सकते हो, यू विल टेक ए रोल सल्फर, उसको डिसॉल्व करोगे आप कार्बन डाइसल्फाइड में और इसको क्या करोगे, रिक्रिस्टलाइज। पहले आप क्रिस्टल डिसॉल्व करोगे रोल सल्फर के, तो फिर उसको आप कूल डाउन करोगे। कूल डाउन करने से फिर से आपको जो क्रिस्टल्स मिलेंगे दैट क्रिस्टल विल बी ऑफ अल्फा सल्फर। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा सल्फर इज 385.8 केल्विन। और ये जो है हमारा अल्फा सल्फर इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, बेंजीन एंड ईथर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा सल्फर। जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो है कलरलेस विद नीडल शेप क्रिस्टल। अब इसे हम बनाते कैसे हैं, सपोज आपके पास है रोम्बिक सल्फर, तो आप सबसे पहले इसको मेल्ट करोगे। मेल्ट किस में करोगे, इन ए डिश। मेल्ट करने के बाद क्या करोगे, आप इसको कूल डाउन करोगे जब तक इसका जो आउटर सरफेस है उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट, जब तक ना आ जाए। एज सुन एज क्रस्ट विल कम, आप क्या करोगे, यू विल मेक 2 होल्स। और 2 होल्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसमें से जितना भी लिक्विड है आप क्या कर दोगे, बाहर रिमूव कर दोगे। रिमूव करने के बाद जो भी आपका क्रस्ट बचता है वो क्या बनाएगा, हमारा बीटा सल्फर। बीटा सल्फर में क्या दिखेगा आपको, कलरलेस विद द निडल शेप क्रिस्टल। हमें ऑलरेडी पता है जो रोम्बिक सल्फर है वो 369 डिग्री टेम्परेचर के नीचे क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और 369 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कौन सा स्टेबल होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो अगर हमने टेम्परेचर एग्जैक्टली 369 केल्विन लेंगे तो जो दोनों फॉर्म होती है अल्फा एंड बीटा सल्फर की, वो दोनों फॉर्म क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। और अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। जो रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक सल्फर है, मोस्टली दे आर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल्स। तो सल्फर मोस्टली S8 की फॉर्म में रहता है। तो इसके अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे S8 कैसे बोलते हैं हम, क्राउन स्ट्रक्चर। तो सल्फर बनाता है हमारा जब 8 की फॉर्म में हो, S8 की, इट कैन फॉर्म क्राउन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड देयर आर अनदर मॉडिफिकेशन। जो सल्फर है उसके नंबर ऑफ एटम जो रिंग में हो सकते हैं, दे कैन बी फ्रॉम 6 to 20। ठीक है, तो 6 से 20 तक पर रिंग में एटम हो सकते हैं। तो हमें एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अगर सल्फर में एटम्स हैं 6, ठीक है, इफ देयर आर 6 तो ये बनाता है हमारा चेयर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर सल्फर को आपने हीट किया विच इज़ टेम्परेचर अबव 1000 केल्विन, 1000 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ S2 मॉलिक्यूल मिलता है। सल्फर जो है आपको S2 की फॉर्म में मिलता है। और S2 का जो सल्फर होता है, याद रखना इसमें क्या होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। एज ए रिजल्ट जो S2 होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे पहले प्रेपरेशन कैसे करेंगे, सपोज आपके पास सल्फर है, अगर आप सल्फर को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फाइड को अगर आपने लिया SO3 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस SO2। और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जब भी आप मेटलर्जी कर रहे हो तो मेटलर्जी में क्या होता है, एक स्टेप आता है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग किसका करते हैं हम, सल्फाइड ओर्स का। सपोज आपके पास आयरन की क्या है, सल्फाइड ओर है, और अगर आप उसको हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो याद रखना आपका बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2। तो याद रखना कि एक ऐसे बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है इन रोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आफ्टर ड्राइंग। जब आप इस गैस को ड्राई कर लेते हो, द गैस इज लिक्विफाइड। इस गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं और इसको स्टोर करते हैं हम स्टील के सिलेंडर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज ए कलरलेस गैस एंड इट हैज पंजेंट स्मेल। इसकी पंजेंट स्मेल होती है। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट बॉइल्स एट 236 केल्विन। अगर हम इसे वाटर से पास करेंगे, इफ यू पास SO2 थ्रू द वाटर, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड में। तो विद वाटर इट फॉर्म्स H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड।
अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सपोज आपने इसको अल्कली के साथ रिएक्ट किया है, सल्फर डाइऑक्साइड को आपने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो आपका बन जाता है सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस वाटर। अगर आपके पास क्या SO2 इज इन एक्सेस, अगर SO2 क्या है एक्सेस में है तो क्या होता है SO2 वाटर प्लस Na2SO3, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है ये वाटर और SO2 के साथ मिलके इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। ठीक है, तो याद रखना कि अगर ये SO2 आपको नॉर्मल कंसेंट्रेशन में दिया है तो आपका बनता है सोडियम सल्फाइड, और अगर एक्सेस में दिया तो बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप ये रिएक्शन देखोगे, ये रिएक्शन सिमिलर है जब आप अल्कली को रिएक्ट करते हो CO2 के साथ। ठीक है, अगर आपने अल्कली को CO2 के साथ रिएक्ट किया और कंसेंट्रेशन नॉर्मल है तो आपका बनता है कार्बोनेट, और अगर आपने CO2 की ज्यादा कंसेंट्रेशन दी हुई है तो आपका क्या बन जाता है बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारी सल्फर की प्रॉपर्टी है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है हमारा सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो SO2 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ SO2Cl2 विच इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और याद रखना इसमें आप जो कैटलिस्ट यूज करते हो दैट इज चारकोल, तो चारकोल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, हमारा बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है हमारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट जो है, जो सल्फराइट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या कर सकता है फेरिक आयन को फेरस आयन में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है, और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू सल्फेट आयन। सिमिलरली वो क्या कर सकता है, अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट आयन है तो भी उसको क्या कर सकता है, इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इसका जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो क्या कर देता है डीकलराइज कर देता है, तो जो इसका कलर है वो क्या हो जाता है इट बिकम्स कलरलेस। तो सपोज आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ परमैंगनेट आयन प्लस वाटर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन H+N Mn2+। तो ये क्या करेगा, इसको ये रिड्यूस कर देगा और खुद क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो डीकलराइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो उसका कलर चला गया है, वो हमें क्या देता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ SO2 गैस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, इफ यू सी देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और अगर आप इसका बॉन्ड एंगल देखोगे बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, दोनों तरफ बॉन्ड एंगल क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले इट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम एंड द शुगर। तो रिफाइनिंग के लिए यूज होता है ये पेट्रोल के लिए और शुगर को रिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट इट इज यूज्ड एज एंटी क्लोर, एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिमूव करने के लिए इट कैन बी यूजफुल। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। अगेन इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब वाइटनिंग के लिए यूज होता है फॉर द वूल एंड द सिल्क। इट इज, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है इट कैन ऑल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक H2SO4, NaHCO3 एंड CaHSO3। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की। सबसे पहला जो हमारा ऑक्सो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में क्या होता है, S के साथ क्या होता है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, S के साथ क्या होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 2 OH आर प्रेजेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। नेक्स्ट जो हमारा एसिड है दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है सल्फर के साथ देयर आर 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस 2 OH are there. This is called as sulfuric acid. Formula is H2SO4. नेक्स्ट हम बात करेंगे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड देखा हुआ है तो इसे हम परऑक्सो कैसे बनेगा, याद रखना अगर आपने एक और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है और 2 हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दोगे तो याद रखना ये जो ग्रुप बनता है इसे बोलते हैं हम परऑक्सो। जब 2 ऑक्सीजन साथ में जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज परऑक्सो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2S2O8। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायरो। पायरो का मतलब क्या होता है कि आप किसी कंपाउंड को हीट करते हो। तो अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया हुआ है तो OH2 के OH क्या करते हैं वाटर रिलीज कर देते हैं, एज ए रिजल्ट आपका बनता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम भी कहते हैं, इट इज H2S2O7।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए किंग ऑफ केमिकल्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटिरॉल. ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे मैन्युफैक्चर की. ये जो मैन्युफैक्चर होता है इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले क्या लेते हो आप ले सकते हो सल्फर और सल्फाइड ओर्स. ठीक है, और इन ओर्स को क्या करते हैं हम बर्न करते हैं और बर्न करने से हमारा सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. सपोज आपने सल्फर लिया है, उसको आपने बर्न किया है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट कॉल्ड एज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. V2O5 टेम्परेचर विल बी 720 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 2 बार. तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड विल बी कन्वर्टिंग टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. और याद रखना डेल्टा एच का होता है -196.6 किलो जूल्स पर मोल. अगर आप ये रिएक्शन देखोगे, ये रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन और हमारी जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है एक्सोथर्मिक. तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन SO3 का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं. अगर हमने टोटल प्रेशर, क्योंकि अगर आप देखोगे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा हैं तो जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को आप लो टेम्परेचर पे कर सकते हो. बट एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आप टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ टेम्परेचर रिक्वायर होता है टू अचीव एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, सो आप टेम्परेचर रखोगे अराउंड 720 केल्विन. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारा बनता है ओलियम. ओलियम इज H2S2O7. अब हम ओलियम को क्या करते हैं, ओलियम में अगर आप क्या करो, वाटर ऐड करो, अगर आप उसको डाइल्यूट करो तो आपको रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या कर सकते हैं, आप मिल सकता है. तो अगर आपने ओलियम लिया है वाटर के साथ, अगर आप उसमें डाइल्यूट करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मिल जाएंगे. अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बात करें इसमें डायग्राम में, तो इसमें क्या बताया हमें कि अगर आपके पास एयर है, आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, सल्फर या सल्फर की और सल्फाइड ओर्स को अगर आपने हीट किया तो आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन भी कुछ होगा अनरिएक्टेड. अब हमें क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने सपोज प्योर करना है एयर को. सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर स्प्रे कर सकते हैं. वाटर स्प्रे से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड इंप्योरिटीज हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगी. ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्प्रे. अब जहां पे हमने वाटर डाला था, अब वाटर को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो स्प्रे है वो क्या करता है, वाटर को डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है. एज ए रिजल्ट जितने भी गैसेस हैं उसमें सारा वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा SO2 एंड O2 की ड्राई गैस. नेक्स्ट क्या हो सकता है, कुछ आर्सेनिक की इंप्योरिटीज भी हो सकती है इन गैसेस के साथ. तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे, आप लोगे जेलेटिन, एयर प्यूरिफायर, आर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेनिंग जेलेटिन विद हाइड्रेटेड Fe2O3. तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, आर्सेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आपके पास प्री हीटर होता है टेम्परेचर को रेज करने के लिए 723 केल्विन के लिए. और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा कैटेलिक कन्वर्टर. कैटेलिक कन्वर्टर में आपका होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा. और लास्ट स्टेप में आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप इसे रिएक्ट करोगे, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन टावर. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे क्या होंगे, क्वार्ट्ज के ग्लास होंगे, तो H2SO4 के साथ ये मिलकर बना देगा हमारा ओलियम. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज ए कलरलेस, डेंस एंड ऑयली लिक्विड. अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 611 केल्विन और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 283 केल्विन. अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. एज ए रिजल्ट आप रिवर्स प्रोसेस करते हो, आप क्या करते हो, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो स्मॉल कंसेंट्रेशन में विद कांस्टेंट स्टेरिंग. अगर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, किन प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी जो रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट. सबसे पहले लो वोलाटिलिटी, वो लो वोलाटिलिटी मतलब कि ये इजीली वेपर्स नहीं बनाता है. सेकंड प्रॉपर्टी है इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, काफी जल्दी ये H+ क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है. इट इज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर की ज्यादा एफिनिटी मतलब इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग. कोई भी सब्सटेंस से अगर आपको वाटर रिमूव करना है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो. और लास्ट में ये क्या करता है, इट एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे
जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज ए डाई बेसिक एसिड। अगर हम इसे क्या करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, इट आयनाइजेस इनटू 2 स्टेप्स। सबसे पहले आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है विद वाटर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड HSO4। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, इसकी वैल्यू क्या आती है, काफी ज्यादा आती है, इट इज ग्रेटर देन 10। तो मतलब रिएक्शन ज्यादा क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास HSO4 आयन है, अगर आपने उसको भी वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो आपको मिलेगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होती है, काफी कम होती है, इट इज 1.2 10⁻²। अगर हम दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करें, जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफी कम है। इसका क्या मतलब है, बिकॉज जो हमारा सेकंड इक्वेशन है इसमें अगर आप देखोगे, जो नेगेटिवली चार्ज HSO4 आयन है, इट हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस देन द H2SO4 आयन। तो इसकी कम टेंडेंसी है HSO4, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज से हाइड्रोजन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एज ए रिजल्ट इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ज्यादा H प्लस रिलीज होगा और सेकेंड स्टेप में कम H प्लस रिलीज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारा H2SO4 है, इट इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर आपके पास कोई भी क्या है वेट गैस है, यू कैन ड्राई द वेट गैस बाय पासिंग द सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड पास करोगे तो आप जो वेट गैस है उसको क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, बट गैस शुड नॉट बी रिएक्टिव। जो गैस है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। आप इसको फर्दर आप इसकी डिहाइड्रेशन देख सकते हो बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें से क्या करता है, वाटर रिमूव कर लेता है। सपोज आपके पास क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज में आप क्या करते हो, H2SO4 डालते हो, तो इसको बोलते हैं चारिंग ऑफ द चारिंग एक्शन ऑफ H2SO4। चारिंग का मतलब क्या होता है कि ये सपोज सुक्रोज है, इसमें से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और इसका जो सब्सटेंस है इसमें सिर्फ कार्बन बचता है। कार्बन बचता है तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का कार्बन मिलता है, तो इसे ही बोलते हैं हम चारिंग। तो याद रखना, इतना स्ट्रॉन्ग ये है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो किसी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये क्या कर सकता है, वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 तरह के सॉल्ट बनाता है। एक को बोलते हैं हम सल्फेट और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फेट। सपोज आपने क्या किया, इसको NaOH एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया, तो आपका पहला क्या सॉल्ट बन सकता है, NaHSO4, इसे बोलते हैं हम एसिड सल्फेट। और अगर आपने NaOH के साथ रिएक्ट किया, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 विच इज सल्फेट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड काफी कम वोलाटाइल है, वो इजिली वेपर्स नहीं बना सकता, बट इट कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड लाइक HCl, HF एंड HNO3। ठीक है, तो अगर आपके पास MX है, X क्या हो सकता है, X कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन और NO3। M क्या है, हमारा मेटल है। तो अगर आपके पास, अगर आप मेटल हैलाइड्स को आप रिएक्ट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HX। ठीक है, आप बाकी वोलाटाइल एसिड बना सकते हो, प्लस M2SO4 विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करता है। अगर आपके पास कॉपर है तो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉपर सल्फेट में कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में। तो दूसरे कंपाउंड को क्या करता है, इजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है। इट इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट खुद ये क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में इट विल गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर हंड्रेड्स ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स। हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स आप बना सकते हो। उसमें सबसे पहला जो कंपाउंड बना सकते हो दैट इज फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं लाइक अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट। तो याद रखना जितने भी हमारे मोस्टली फर्टिलाइजर्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम है उसको क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, पिगमेंट ऑफ डाई। तो कोई भी कलरिंग सब्सटेंस के लिए, जो पेंट, पिगमेंट एंड डाई है वो कलरिंग सब्सटेंस होती है, तो उसके लिए भी हम ये क्या यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ द डिटर्जेंट। मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, मेटलर्जिकल प्रोसेस जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सपोज आपने क्या किया है, गोल्ड के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग की है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और आपने गैल्वेनाइजेशन, जिंक की प्लेटिंग की है, तो इसमें भी ये यूजफुल है। इट इज यूज्ड इन ए लेड स्टोरेज बैटरी। याद रखना लेड स्टोरेज बैटरी में भी ये क्या होता है, इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट।